चलिए फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है ये पढ़ाना स्टार्ट किया। ये अकाउंटिंग प्रोसेस आपके सामने लिख के रखा है और मैं ट्रायल बैलेंस की स्टेज तक पहुंचा था। जो मैंने आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस बताया ट्रायल बैलेंस की स्टेज तक, कि फाइनल अकाउंट क्या है वो समझने से पहले ये जरूरी है कि प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर क्या है वो समझो पहले, है ना। ट्रायल बैलेंस इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। जितने भी आपने लेजर बनाए होंगे, जितने भी एज ए बिजनेसमैन, अगर आपने 100 लेजर बनाए, 200 लेजर बनाए, 1000 लेजर बनाए, 2000 लेजर बनाए, बड़े बड़े बिजनेस में होता है हजारों लेजर्स बनते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेजर आर प्रिपेयर्ड। वो सारे लेजर्स में ये तीन में से कोई एक रिजल्ट आया होगा। कुछ लेजर्स में डेबिट बैलेंस आए होंगे, कुछ लेजर में क्रेडिट बैलेंस आए होंगे, काफी लेजर्स टैली हो गए होंगे। अब कोई कस्टमर है, आपने उसको 5000 के गुड्स बेचे, उसने आपको 5000 दिए, इतने ही ट्रांजेक्शन हुए उसके साथ, तो आपने उसको 5000 के गुड्स बेचे, उसने आपको 5000 दे दिए, तो उसका लेजर टैली हो जाएगा, मैच हो जाएगा, टोटल दोनों तरफ 5000 आ जाएगी। सो नो बैलेंस। तो या तो डेबिट बैलेंस आता है लेजर में, या तो क्रेडिट बैलेंस है, तो नील बैलेंस। तो वो सारे जो बैलेंसेस है डेबिट और क्रेडिट वाले, नील बैलेंस नहीं, डेबिट और क्रेडिट वाले जो बैलेंसेस है उसकी एक लिस्ट बनाइए। डेबिट बैलेंसेस एक तरफ, क्रेडिट बैलेंसेस एक तरफ। और अगर ये टैली हो गया तो हम ऐसा मान लेते हैं कि फिलहाल ऊपर तक की जो स्टेप्स है उसमें हमसे कोई गलती हुई नहीं है, ना ही कोई पोस्टिंग का एरर हुआ है, ना ही कोई मैथमेटिकल एरर हुआ है। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि ट्रायल बैलेंस को समझो कि यहां डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हमेशा, ऑलवेज, ये ट्रायल बैलेंस का फीचर है, नेचर है, अकाउंटिंग रूल्स के आधार पर बना है सब। जो स्टेप्स हैं, गोल्डन रूल्स, लेजर्स, उसके आधार पर यहां तक पहुंचे आप, है ना। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको हमेशा एक्सपेंसेस दिखेंगे, एक्सपेंसेस के बैलेंस। ऑल एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस, ऑल एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस। सोच के देखो, हमने वर्कर्स को जो सैलरी पे की है, हमारे स्टाफ को जो सैलरी पे की है, हमारा एक्सपेंस है। हम सैलरी पे करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक से दिया तो बैंक अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब मैं 1 महीने में सैलरी पे करूं, 2 महीने की सैलरी पे करूं, 3 महीने की सैलरी पे करूं, 5 एम्प्लॉय को पे करूं, 10 एम्प्लॉय को पे करूं, 50 एम्प्लॉय को पे करूं, 1000 एम्प्लॉयज को पे करूं, कि 5000 एम्प्लॉयज को पे करूं, पूरे 12 महीने के पेमेंट्स करूं। मानते आप हर बार एंट्री यही होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो जब मैं सैलरी का लेजर बनाऊंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, पूरे 12 महीने यही होगा, चाहे मैं 1 वर्कर को सैलरी दूं, 100 वर्कर को सैलरी दूं, सैलरी अकाउंट डेबिट। डेबिट बैलेंस अंत में क्या आएगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट का टोटल ज्यादा है ना डेबिट बैलेंस, तो सैलरी अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस। हमारी किराए की जगह है, मान लो हमारी किराए की जगह है। अगर किराए की जगह तो हम रेंट दे रहे हैं, और रेंट दूंगा 12 महीने रेंट दूंगा मैं, और ये जो 12 महीने रेंट दूंगा, तो जब जब रेंट दूंगा मैं क्या करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब तक मुझे रेंट देने, पूरे 12 महीने, जब जब रेंट दूंगा तब मैं क्या करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक से दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट। तो जब उसका लेजर बनेगा तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो पूरे 12 महीने का टोटल भी लगाओगे तो कौन से साइड में लिखे होंगे आपने? वो डेबिट में लिखे होंगे बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट बैलेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, बिजली का बिल भरेंगे ना बेटा हर महीने। तो जब भी बिजली का बिल भरेंगे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो आप पूरे 12 महीने वही करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। हर बार जब भी बिल भरोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, पूरे 12 महीने में लिखोगे आप। और लेजर में पोस्टिंग बिल्कुल डेबिट में ही आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल के, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का जो लेजर बनेगा डेबिट में ही आएंगे ना बेटा। कैश की क्रेडिट में आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के तो डेबिट में आएंगी ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंस डेबिट। खर्चा डेबिट करो, तो सारे खर्चे आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मिलेंगे।
ऑल एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस। सारे खर्चे आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मिलेंगे। सारे एसेट्स आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मिलेंगे। एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज एंड रिसीवेबल्स, एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज एंड रिसीवेबल्स। तो सारे एसेट्स, प्रॉपर्टीज एंड रिसीवेबल्स आपको डेबिट में मिलेंगे। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, साइकिल, इन्वेस्टमेंट, ये सारे एसेट्स हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस इट्स एन एसेट। एसेट में लिखेंगे उसको, एसेट माना जी। कहने का मतलब ये लर्न नहीं करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्री आप इसको इमेजिन कीजिए। अगर हमने कोई मशीन खरीदा फिर बेचा नहीं, खरीदा और फिर साल भर यूज कर रहे हैं। जब हमने मशीन खरीदा होगा तो मशीन रियल अकाउंट है, तो हमने क्या एंट्री पास किया होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पर्सन। अगर उधार खरीदा है तो पर्सन का नाम, मशीन अकाउंट आपने डेबिट ही किया होगा। कंप्यूटर खरीदा या कोई लैपटॉप खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ही किया होगा ना बेटा, एसेट है, एसेट है। तो एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ये जो बोल रहा हूं इसका विरुद्ध हो ही नहीं सकता, रिवर्स हो ही नहीं सकता। जब होगा मैं आपको बताऊंगा, जब होगा आपको बताऊंगा और क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ख्याल रखना है, सारे एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होगा, सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, और इनकम का अगर रिडक्शन है, इनकम का रिडक्शन, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर इनकम रिड्यूस हो रही है तो उसका डेबिट बैलेंस आएगा। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर इनकम रिड्यूस हो रही है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर इनकम रिड्यूस हो रही है उसका डेबिट बैलेंस होगा। द बेस्ट एग्जांपल इज सेल इज एन इनकम, सेल्स रिटर्न इज रिडक्शन ऑफ इनकम। सेल्स इज एन इनकम, सेल्स रिटर्न रिडक्शन ऑफ इनकम। तो डेबिट में तीन चीजें याद रखोगे, एक्सपेंसेस आएंगे, एसेट्स आएंगे और इनकम का रिडक्शन। एक्सपेंसेस, एसेट्स, इनकम का रिडक्शन। क्रेडिट में इसका उल्टा, क्रेडिट में हमेशा इनकम्स आएगी, क्रेडिट में हमेशा इनकम आएगी। सेल इज एन इनकम, बेस्ट एग्जांपल है। सेल की एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट या तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नकदी माल बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उधार बेचा है तो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल क्रेडिट हो रहा है ना बेटा, इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो क्रेडिट में हमेशा आपको इनकम मिलेगी, क्रेडिट में हमेशा आपको लायबिलिटी मिलेंगी। लायबिलिटीज विल हैव क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज रिमेंबर, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होगा। और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, अगर एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है या कैंसिल हो रहा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर एक्सपेंस का रिडक्शन हो रहा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है ना बेटा, पढ़ चुके हैं। परचेज इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न उसका कैंसिलेशन है, परचेज रिटर्न उसका कैंसिलेशन है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। तो ये बेसिक फीचर, ये बेसिक नेचर है ट्रायल बैलेंस का, कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको एसेट्स मिलेंगे। यानी जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊं और अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा परचेस का अमाउंट बताओ, तो आपकी नजर क्रेडिट में जानी नहीं चाहिए, आपकी नजर क्रेडिट में जानी ही नहीं चाहिए, डेबिट में ढूंढो। मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा बता तो कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है, तो आपकी नजर क्रेडिट में जानी ही नहीं चाहिए, डेबिट में ही देखो। मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा टेल मी फर्नीचर का अमाउंट कितना है, मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा फर्नीचर का अमाउंट कितना है, आप डेबिट में ही देखो उसको, क्रेडिट में देखो ही मत। फर्नीचर एसेट है, क्रेडिट में आएगा ही नहीं, डेबिट में जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा बताओ मुझे फर्नीचर का अमाउंट क्या है, तो आपको डेबिट में ही ढूंढना है। मिला तो ठीक, नहीं तो बोल देना कि सर नहीं दिया प्रॉब्लम में, मिला तो ठीक, नहीं तो बोल देना कि सर नहीं दिया प्रॉब्लम में, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि वो क्रेडिट में दिया हो, ऐसा होगा ही नहीं कि वो क्रेडिट में दिया हो, डेबिट में ही देंगे। मैं पूछूं बेटा वेजेस कितना है बताओ, रॉयल्टी का अमाउंट कितना है बताओ, टेलीफोन बिल का अमाउंट कितना है बताओ, डिस्काउंट अलाउड, वर्डिंग पर
ध्यान देना, डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड नहीं। डिस्काउंट अलाउड कितना है मुझे बताओ, कमीशन अलाउड कितना है मुझे बताओ, मैनेजर की सैलरी बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट बताओ। ये सब खर्चे हैं जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, ये सब एक्सपेंसेस हैं। एडवर्टाइजिंग का अमाउंट मुझे बताओ, रेंट पेड का अमाउंट मुझे बताओ, ये सब खर्चे हैं, एक्सपेंस। तो आप डेबिट में ही ढूंढना, क्रेडिट में देखना ही नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट में रहेंगे ही नहीं। सारे एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, है ना। मैं अगर आपको पूछूं कि बेटा सेल्स रिटर्न का अमाउंट बताओ मुझे, सेल्स रिटर्न का, डेबिट में ही ढूंढना। अगर नहीं है तो बोल देना कि सर नहीं दिया प्रॉब्लम में, अगर नहीं है तो बोल देना कि सर प्रॉब्लम में दिया नहीं है। सेल्स रिटर्न डेबिट में रहेगा, क्रेडिट में नहीं रह सकता। ये कुछ बेसिक चीजें ख्याल रखो आप कि डेबिट में एक्सपेंसेस आएंगे, एसेट्स और इनकम का रिडक्शन। अगर मैंने आपको कहा कि बताओ बेटा कैपिटल कितनी है, जब मैं बोलूं बेटा सेल्स का अमाउंट बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड बताओ, तो फिर आपकी नजर कहां जानी चाहिए, क्रेडिट में। मैंने पूछा आपसे कि सेल्स का अमाउंट बताइए, मैंने पूछा आपसे कि बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट बताओ, तो मैंने अगर आपसे पूछा इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट बताओ, तो फिर आपकी नजर कहां जानी चाहिए, क्रेडिट में। डेबिट में देखो ही मत, डेबिट में नहीं रहेंगे। इनकम है क्रेडिट में दिखेगी, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ फर्म। कैपिटल एक प्रकार से आप ऐसा मान लो कि जो ओनर है, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है, ऐसा मान लीजिए आप, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है, जिसका रीपेमेंट कब करना है, फर्म बंद होगी तब तक आपको कैपिटल लौटाने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार से इसी तरह से कॉन्सेप्ट इसको माना जाता है कि पार्टनर्स ने जो पैसा फर्म में लगाया वो एक प्रकार से लोन के जैसा ही है, इसलिए फर्म है ना पार्टनर्स को उस पर ब्याज देती है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी चर्चा तो आगे आने वाले लेक्चर्स में जरूर करेंगे, फिलहाल आप इस पर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एट प्रेजेंट। क्रेडिट में अगर मैंने बोला बेटा कैपिटल किधर है, कैपिटल का अमाउंट बताओ, तो नॉर्मली कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। किसी भी लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने अगर आपसे पूछा कि बेटा क्रेडिटर्स का अमाउंट बताइए, बिल्स पेबल का अमाउंट बताइए, बैंक लोन का अमाउंट बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट बताइए, तो आपकी नजर डेबिट में जानी ही नहीं चाहिए, क्रेडिट में ही जानी चाहिए। क्रेडिट में ही देखो, है तो बताओ, नहीं है तो बोल दो कि सर नहीं दिया। बैंक लोन को डेबिट में मत ढूंढो, बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट में मत ढूंढो। क्रेडिटर्स हम इनसे उधार गुड्स खरीदते हैं, इनको डेबिट में मत ढूंढो, ये क्रेडिट में ही दिखेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट में आपको इनकम दिखेगी, लायबिलिटीज दिखेगी और एक्सपेंसेस का रिडक्शन दिखेगा। डेबिट में एक्सपेंसेस, एसेट्स, इनकम का रिडक्शन, क्रेडिट में इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस का रिडक्शन। अकाउंट्स के हिसाब से भी कुछ चीजें याद रखो, आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों अकाउंट मिलते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स तीनों होते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। लेकिन ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में केवल पर्सनल और रियल अकाउंट ही हो सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में केवल पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट, आई एम सॉरी मैं रियल अकाउंट बोला, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स ही हो सकते हैं, रियल अकाउंट नहीं हो सकते। रियल अकाउंट कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, रियल अकाउंट्स कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, ये मैंने लिखा है यहां पर, रियल अकाउंट कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, रियल अकाउंट कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस। बेटा रियल अकाउंट यानी कोई वस्तु, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, कैश, या तो आपके पास वो है या तो नहीं है, ये माइनस में नहीं हो सकता। बिल्डिंग या तो हमारे पास है डेबिट बैलेंस, या तो नहीं है जीरो बैलेंस, नील बैलेंस, माइनस में नहीं हो सकता। बिल्डिंग का लेजर नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं बताएगा, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं बताएगा। कैश नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं बताएगा, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं बताएगा। मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो लेजर्स है इनका जो बैलेंस है वो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं आ सकता। या तो ये चीजें हमारे पास है या तो नहीं है, माइनस में नहीं हो सकती। इधर यू कैन हैव ₹100 कैश और जीरो कैश, यू कैन नॉट हैव -100। आपकी जेब में -100 नहीं हो सकते, या तो 100 रुपए है या तो जीरो है, -100 रुपए नहीं हो सकते। तो कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। तो जो रियल अकाउंट है ना उनका डेबिट बैलेंस ही होगा। पर्सनल अकाउंट इनका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है,
क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। नॉमिनल अकाउंट्स, इनका भी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। रियल अकाउंट्स, इनका केवल डेबिट बैलेंस हो सकता है या इनका लेजर मैच हो जाएगा, टैली हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। लिखा देखो, रियल अकाउंट नॉट पॉसिबल, क्रेडिट नॉट पॉसिबल। रियल अकाउंट कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, रियल अकाउंट कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, रियल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पॉसिबल नहीं है, नहीं होता। तो ये एक चीज ख्याल रखोगे। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद आपको फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो ये भी ख्याल रखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स क्या है। इसमें दो चीजें होती है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड एरर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी जिसको एडजस्टमेंट भी कहा जाता है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड एरर्स, यानी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमको तब पता चले जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका था। तो वो ट्रांजैक्शंस जो हमारे ध्यान में तब आए जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके थे, तो हम कोई अनरिकॉर्डेड रह गए, इनको रिकॉर्ड कर देना है, डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करेंगे। एरर्स, एरर्स यानी गलतियां, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारे ध्यान में कुछ गलतियां आई, ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद हमारे ध्यान में कुछ गलतियां आई, हमें कुछ गलतियां पता चली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसी भी स्टेज पर किसी एक का पैसा किसी दूसरे में लिख दिया, खर्चा कुछ और था किसी और नाम से लिख दिया। तो ये एरर्स होते हैं, इन एरर्स को आपको रेक्टिफाई करना है, और वो रेक्टिफिकेशन भी कैसे करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम से। तो ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको रिकॉर्ड करना है, और एरर्स होते हैं उनको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है। और ये हम कैसे करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम से। और क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से करेंगे तो पढ़ाने वाले ऐसा पढ़ाते हैं या पढ़ने वाले आज तक ऐसा पढ़े हैं कि एडजस्टमेंट की 2 एंट्री पास करनी पड़ती। अरे पर 2 एंट्री पास करनी पड़ेंगी ही, ये जो है ना ये ट्रांजैक्शंस थोड़ी है, ये अकाउंट के बैलेंसेस है। और बैलेंस है तो ये तो कोई एक ही बैलेंस होगा, जैसे सैलरी अकाउंट है तो डेबिट बैलेंस एक ही बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस एक ही बैलेंस होगा। तो ट्रायल बैलेंस की हर आइटम आपको एक ही बार लिखनी पड़ती है, वो बैलेंसेस है। लेकिन ये तो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस और एरर्स है, तो इसको रिकॉर्ड करना है और एरर्स को रेक्टिफाई करना है, जो हम डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं। और इसलिए हम ऐसा पढ़ते हैं इसको हमेशा कि एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना पड़ता। उसके पीछे लॉजिक है कि अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है, इसको रिकॉर्ड करो डबल एंट्री सिस्टम से, एरर्स को रेक्टिफाई करो डबल एंट्री सिस्टम से। तो ट्रायल बैलेंस, उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, इनको देखकर आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। उसमें 3 कंपोनेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।